Good morning, good afternoon and good evening to all of you. वेलकम टू द कीमोपीडिया आईआईटीआर। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे विच इज एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट इन ग्राम्स, रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और हमारे पास में रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये सारी बातें हम आज बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मास पर मूव करने से पहले, वेट्स पर मूव करने से पहले हमारे पास में कुछ बेसिक चीजें हैं, दो तीन बेसिक फॉर्मूला है जिसे हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास में है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है मैटर की। कितने टाइप की प्रॉपर्टीज होती है बेटा? दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। तो मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करूं, हेडिंग लिख लीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में दो टाइप की प्रॉपर्टी होगी बेटा। एक होगी फिजिकल प्रॉपर्टी, एक क्या होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी। और एक क्या होगी बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी। क्या होगी बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब मैंने कहा फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? फिजिकल प्रॉपर्टी इज समथिंग लाइक कि मैं आपके सामने हूं, मेरा कॉम्प्लेक्शन क्या है, मेरी हाइट क्या है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल क्वांटिटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी? तो आपने कहा क्या एसिड को देखकर आप बता सकते हैं ये एसिड है? एसिड पानी जैसा दिखता है, ठीक है। तो आप उसको देखकर नहीं बता सकते। तो एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज किस में आ गई बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी में। तो यहाँ क्या आ गया बेटा? एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, एक्सेट्रा, ठीक है। और मैंने कहा अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आ गया बेटा? कलर, ठीक है। और आगे आपके पास में हाइट, लेंथ, एक्सेट्रा। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे कि लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे, ठीक है, हम वेट को किस में मेजर करेंगे, ठीक है, ये सारी बातें मुझे सीखनी है, जो कि आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस में, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल बना लीजिएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहां लिखेंगे हम मेजरमेंट या फिर प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे बेटा इस प्रॉपर्टी का सिंबल, हम किससे डिनोट करने वाले हैं इसको, और यहाँ पर हम उसकी लिखेंगे यूनिट। क्या लिखेंगे बेटा? उसकी यूनिट। तो मैंने कहा प्रॉपर्टी, सबसे पहले मैंने कह दिया लेट सपोज अगर मेरे पास में क्या प्रेजेंट है बेटा, मेरे पास में प्रेजेंट है, लेट सपोज टेम्परेचर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा मेरे पास? टेम्परेचर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर को किससे डिनोट करोगे बेटा? कैपिटल टी से, ठीक है। किससे डिनोट करोगे? कैपिटल टी से। यूनिट क्या होगी बेटा इसकी? केल्विन। क्या होगी बेटा? यूनिट केल्विन, ठीक है। मैंने कहा आपके पास में लेंथ है, लेंथ को किसमें मेजर करोगे बेटा? लेंथ को पहले तो डिनोट किससे करोगे? स्मॉल एल से। यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर। किसमें मेजर करोगे? मीटर में, ठीक है। मैंने कहा वेट है, मास है, ठीक है, तो वेट है, तो वेट है तो सिंबल क्या होगा बेटा वेट का या फिर मास का? एम। मैंने कहा यूनिट क्या होगी बेटा? किसमें मेजर करोगे आप इसको? केजी में। किसमें मेजर करोगे बेटा? किलोग्राम्स के अंदर, ठीक है। आपके पास में है टाइम, टाइम को किससे डिनोट करोगे बेटा? स्मॉल टी से। किसमें मेजर करोगे बेटा टाइम को? सेकंड्स में, ठीक है। आपके पास में है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करोगे आप? आई से। किससे डिनोट करोगे बेटा? आई से, ठीक है। किससे डिनोट करोगे आप? आई से। मेजर किसमें करोगे बेटा?
एम्पियर्स में, किसमें मेजर करेंगे आप? एम्पियर्स के अंदर मेजर करेंगे। क्लियर है इतनी सी बात? अब कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कह दिया सेंटी वर्ड यूज कर लिया कि सेंटीमोलर है, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सेंटी का मतलब कितना मल्टीपल हुआ? ठीक है, तो एक मल्टीपल्स की भी हमें टेबल देखनी है, विच इज मल्टीपल्स की भी हमें एक टेबल देखनी है। ठीक है, क्या देखनी है बेटा? मुझे मल्टीपल की टेबल देखनी है। तो एक और टेबल बनाएंगे हम, इस तरीके से दो कॉलम्स बनाएंगे। यहां पर हम लिखेंगे मल्टीपल और यहां पर हम लिखेंगे प्रीफिक्सेस। क्लियर है? मैंने कहा सबसे पहले 10⁻⁻15 होगा तो क्या बोलोगे बेटा इसको? फैम2। क्या बोलोगे? फैम2। मैंने कहा 10⁻⁻12 होगा तो क्या बोलोगे बेटा? पिको। 10⁻⁻9 होगा, क्या बोलोगे बेटा? नैनो। ठीक है, चले आगे। आइए लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। 10⁻⁻6 होगा तो क्या बोलोगे बेटा? माइक्रो। 10⁻⁻3 होगा तो क्या बोलोगे बेटा? मिली। 10⁻⁻2 होगा तो क्या बोलोगे बेटा? सेंटी। 10⁻⁻1 होगा, क्या बोलोगे बेटा? डेसी। 10 होगा तो क्या बोलोगे बेटा? डेका। 10⁻1 होगा, क्या बोलोगे बेटा? हेक्टो। 10 टू द पावर, सॉरी, 10⁻1 नहीं, 10⁻1 तो आ गया ऊपर। 10⁻2 होगा तो क्या बोलोगे? हेक्टो। 10⁻+3 होगा तो क्या बोलोगे बेटा? किलो। 10⁻+6 होगा तो क्या बोलोगे बेटा? मेघा। ठीक है, एंड लास्ट 10⁻9 होगा तो क्या बोलोगे बेटा? गीगा। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है, इतना ही हमारे सिलेबस में काम आएगा तो हम इतना ही याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये कुछ प्रीफिक्सेस और मल्टीपल्स है। लेट सपोज मैंने आपको सेंटी वर्ड यूज किया, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सेंटी वर्ड का मतलब क्या हो गया बेटा? सेंटी वर्ड का मतलब हो गया आपके पास में, ये देख लीजिए, सेंटी वर्ड का मतलब हो गया आपके पास में 10⁻⁻2। मैंने आपको कहा मेगा, 10⁻6 दिमाग में आ जाना चाहिए। मैंने कहा गीगा, तो गीगा हर्ट्स कह दिया, तो कितना हो गया बेटा? 10⁻+9 हर्ट्स हो गया। तो ये सारी चीजें आपको कन्वर्जन्स में काम आएंगी, कैसे कब काम आती है वो सब अभी हम देख लेंगे। क्लियर है इतनी सी बात? आइए अब बात करते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। क्या कहा मैंने? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। व्हाट इज मास बेटा? तो सबसे पहले मैंने कहा मास की अगर हम बात करें तो मास क्या होता है? तो मास होता है हमारे पास, क्या होता है बेटा? मास होता है आपके पास में द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बॉडी। क्या कहा मैंने? मास क्या होगा बेटा? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक है, मैंने कहा क्या मास ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रेविटी। इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रेविटी। क्लियर है इतनी सी बात? आइए अब देखते हैं हम वेट। वेट क्या होता है बेटा? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी के थ्रू कितना फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, दिस इज नोन एज वेट। तो व्हाट इज वेट? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी इज नोन एज वेट। तो मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं बात करूं वेट की, तो व्हाट इज वेट बेटा? तो वेट क्या होगा? फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी। क्लियर है इतनी सी बात? तो क्या ये ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा? बिल्कुल, ये क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है। तो मैंने कहा इट इज डिपेंडेंट ऑन दी, इट इज डिपेंडेंट ऑन दी, डिपेंडेंट
ऑन द ग्रेविटी। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं जरा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज डेंसिटी बेटा? डेंसिटी होता है कोई भी 1 ml अगर मैंने सब्सटेंस लिया तो उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ, कितना ग्राम्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज डेंसिटी। क्या होता है ये? डेंसिटी। क्लियर है इतनी सी बात? तो मैंने कहा व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी बेटा, व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी हो गया आपके पास में द अमाउंट ऑफ substance present per present per unit volume, present per unit वॉल्यूम। क्लियर है? तो मैंने कहा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया आपके पास में मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? मास को किसमें मेजर करते हो बेटा आप? केजी में। वॉल्यूम को किसमें मेजर करोगे बेटा? लीटर क्यूब में। किसमें मेजर करोगे? लीटर क्यूब में। तो इसकी यूनिट क्या आ गई? केजी। और ये लीटर क्यूब ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा, ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ भी ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें। ये हो गया केजी, ये हो गया आपका मीटर क्यूब, ये क्या हो गया बेटा? मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो ये प्लस की पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो पावर में क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। तो केजी मीटर क्यूब, क्या हो गया? केजी मीटर क्यूब हो गया। क्लियर है इतनी सी बात? आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर में भी आपके पास में क्या है? तो मैंने कहा हेडिंग लिख लीजिए, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की कितनी यूनिट्स होती है बेटा? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ठीक है, कैसे इंटर कन्वर्ट करेंगे? तो दो फॉर्मूले हैं आपके पास में। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो क्या करोगे आप? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है? फॉर्मूला यूज करना है, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। जनरली 273 करते हैं बट एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है बेटा? 273.15। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट से आपको जाना है बेटा डिग्री सेल्सियस में, तो आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। करना कुछ नहीं है, लेट सपोज एग्जाम्पल है बेटा आपके पास, लेट सपोज एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है आपके पास, टेम्परेचर गिवन है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है यही टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा। तो मैंने कहा क्या करोगे? टेम्परेचर के अंदर जब आपको डिग्री सेल्सियस में है ये टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? ये वाला। तो केल्विन में कितना हो जाएगा बेटा? डिग्री सेल्सियस कितना है? 25 प्लस कितना ऐड कर दूं यहाँ पर? 273.15। कितना आ गया? 25 और 273 को ऐड करोगे कितना आएगा? 298.15 केल्विन। ठीक है, इस तरीके से आपको यूज करना है। मान लीजिए आपके पास में क्या है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है बेटा आपके पास में 15 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो डिग्री फ़ारेनहाइट आपको निकालना है, डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह डिग्री फ़ारेनहाइट रख दो। दे क्या रखा है आपको? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस की जगह आप डिग्री सेल्सियस रख दो, 9/5 इंटू 15 प्लस 32। कितना आ गया बेटा? ये यहां से कट हो गया, कितना आया? नोतिया 27 प्लस 32। ठीक है, कितना आ गया ये? 7 और 2 9, और ये कितना आ गया? 59 डिग्री फ़ारेनहाइट में। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कर लोगे आप? ठीक है, बहुत सिंपल है, ये 9th क्लास में भी पढ़ रखा है आपने। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एटॉमिक वेट को। किसको स्टार्ट करेंगे बेटा? एटॉमिक वेट को। तो अगर मैं एटॉमिक वेट की बात करूं तो सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिएगा, एटॉमिक वेट। हेडिंग लिख लीजिएगा, एटॉमिक वेट।
अगर मैं एटॉमिक वेट की बात करूं तो एटॉमिक वेट के लिए सबसे पहले मुझे क्या पता करना है? सबसे पहले मुझे ये चीज पता करनी है कि एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। क्या कहा मैंने? एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। जैसे मान लो मुझे इस पेन का वेट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अगर इस पेन के वेट की मैं बात करूं तो इस पेन के वेट में, इस पेन में क्या क्या है बेटा? ये टिप भी है, ये बॉडी भी है, और ये पीछे वाला कैप भी है। तो मैंने कहा इस पेन के वेट को अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो क्या इसमें इस कैप का वेट आएगा? बिल्कुल आएगा। इस बॉडी का वेट आएगा? आएगा। क्या इस टिप का भी वेट आएगा? बिल्कुल आएगा। तो जब भी हमें किसी चीज का वेट फाइंड आउट करना होता है तो उसके अंदर प्रेजेंट जितनी भी पार्टिकल्स है उन सबके वेट को हम क्या कर देते हैं बेटा? ऐड कर देते हैं। दिस इज नोन एज टोटल वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो मैंने कहा अगर मैं एटम की बात करूं तो एटम क्या होता है? ये इसका न्यूक्लियस है बेटा, और ये क्या है आपके पास में? इसके अंदर कुछ शेल्स प्रेजेंट है। मैंने कहा न्यूक्लियस है ये, और इस न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं बात करूं तो इस न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट है? प्रोटॉन है और कौन है बेटा? प्रोटॉन है और कौन है? प्रोटॉन है और कौन है बेटा इसमें? न्यूट्रॉन है। कौन है? न्यूट्रॉन। क्लियर है इतनी सी बात? मैंने कहा शेल्स में कौन रिवॉल्व कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। और इन तीन पार्टिकल से मिलकर क्या बन रहा है? आपका एक एटम बन रहा है। तो मैंने कहा एटॉमिक वेट की अगर मैं बात करूं तो सिंपल एटॉमिक वेट क्या हो गया? तो एटॉमिक वेट एक एटम का वेट। सबसे पहले एटॉमिक वेट क्या है बेटा? वेट ऑफ वन एटम। और इस एक एटम के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है बेटा? इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, प्रोटॉन भी प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो मैंने कहा एटॉमिक वेट अगर मैं बात करूंगी तो इन तीनों के पार्टिकल का वेट मुझे ऐड करना पड़ेगा। मैंने इन तीनों पार्टिकल्स के वेट को क्या कर दिया बेटा? ऐड कर दिया। तो मैंने कहा क्या हो जाएगा? क्या हो गया बेटा? तो मैंने कहा एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट क्या हो गया बेटा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या यही होगा? बिल्कुल यही होगा। अब मेरे को पता है कि अगर मैं मास की बात करूं तो मास में मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम्स। मैंने कहा मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम्स। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -28 ग्राम्स। क्लियर है इतनी सी बात? तो मैंने कहा आपको मासेस दिख रहे होंगे, ये सामने आपके सामने मासेस रखे हुए हैं। तो अगर इन मासेस की मैं बात करूं तो मास प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का तो आपको इक्वल दिख रहा है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? इट इज समथिंग डिफरेंट। तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं इसके कंपैरिजन में इस मास की, तो ये मास क्या है बेटा? 10 की पावर नेगेटिव में ज्यादा है। तो क्या मास छोटा होगा इलेक्ट्रॉन का? बिल्कुल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेसर एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब कितने टाइम्स कम होता है? तो मैंने कहा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1837 टाइम्स लेसर एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है इतनी सी बात? मैंने कहा लेट सपोज मेरे पास में बेटा 1837 रुपीज है और आपके पास में 1 रुपए है, ठीक है? तो मैंने कहा क्या मेरे 1837 के सामने आपके 1 रुपए की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। मेरे 1837 के सामने आपका 1 रुपए मैं क्या कर सकती हूँ? नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। तो मैंने कहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 1837 टाइम्स कम है एज कंपेयर टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं नेग्लेक्ट कर दूं? बिल्कुल हम क्या कर सकते हैं? इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से क्या कर दिया बेटा? नेग्लेक्ट कर दिया। तो किसके इक्वल आ गया ये एटॉमिक वेट? एटॉमिक वेट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो आज के बाद अगर मेरे पास एटॉमिक वेट आया तो वो हमेशा किसका सम होगा बेटा? मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होगा। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए चलते हैं आगे। अब मैंने कहा अगर मैं बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तो वो कितने टाइम्स हायर होगा बेटा इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में?
1837 टाइम्स क्या होगा, हायर होगा। क्लियर है इतनी सी बात। आइए अब मैंने कहा कि इनिशियली एंशियंट टाइम्स पर हमारे पास वेट की कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी नहीं थी, कि वेट क्या होता है ये किसी को भी पता नहीं था कि इसको हम किस में मेजर करें। तो सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, तो वेट की अगर हम बात करें तो वेट क्या है, फोर्स एक्सर्टेड। मतलब मान लो इस पेन को उठाने में मुझे थोड़ा सा फोर्स लगा, मैंने फोन को उठाया मुझे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा, मैंने चेयर उठाई मेरे को थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना, पुल अप करने के लिए। तो मैंने कहा कि चेयर क्या है, सबसे ज्यादा भारी है, फोन उससे कम भारी है, पेन सबसे क्या है, सबसे हल्का है, हाँ या ना। तो मैंने कहा कि जब भी हमने ऐसा देखा तो व्हाट इज वेट, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सब्सटेंस, यस और नो। अब मैंने कहा कि पहले के टाइम में हमारे पास में वेट की कोई भी मेजरिंग क्वांटिटी नहीं थी कि हम इसको किस में मेजर करें। तो उस टाइम पर हमने क्या किया, एक रेफरेंस सेट किया। जब किसी चीज की हमारे पास में कोई बेसिक चीज नहीं होती है कैलकुलेट करने के लिए, उस टाइम पर हम उस चीज के लिए क्या सेट कर देते हैं बेटा, रेफरेंस सेट कर देते हैं। क्या सेट कर देते हैं हम, रेफरेंस सेट कर देते हैं। तो मैंने कहा कि वहां पर भी हमने क्या रेफरेंस सेट किया बेटा, एक सिलेंडर को रेफरेंस मैंने सेट किया। क्या सेट किया, एक सिलेंडर का रेफरेंस मैंने सेट कर दिया। क्लियर है। जब मैंने एक सिलेंडर का रेफरेंस सेट किया तो मैंने कहा मैनुअल बैलेंस हुआ करते थे उस टाइम पर। अगर आप लोग को पता हो, तराजू किसी ने देखा हो गांव में, तो वो तराजू हुआ करता था, मैनुअल बैलेंस हुआ करता था। तो कैसा होता था बेटा वो तराजू, कुछ इस टाइप का। यहाँ पर हम कुछ सब्सटेंस रखा करते थे, है ना। और जब तराजू हम देखते थे तो अगर दोनों हिस्से मेरे बराबर आ जाए तो हम क्या कहते थे, इसमें रखा हुआ सब्सटेंस और इसमें रखा हुआ सब्सटेंस का वेट क्या हो जाता है बेटा, इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, इक्वल हो जाता है। तो मैंने कहा यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, लेट सपोज मुझे बॉक्स का वेट कैलकुलेट करना है, मैंने यहाँ पर बॉक्स रख दिया, सिलेंडर रखना शुरू किया। मैंने कहा एक सिलेंडर रखा, दोनों बराबर नहीं हुए। दूसरा सिलेंडर रखा, ये भी क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए आपके, इक्वल आ गए, सेम पोजीशन पर आ गए, इक्वल पोजीशन पर आ गए। तो मैंने कहा यहाँ पर कितने सिलेंडर रखे, मैंने दो सिलेंडर रखे। कितने सिलेंडर रखे बेटा, दो सिलेंडर रखे। क्लियर है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि वेट ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू द ट्वाइस द वेट ऑफ, ट्वाइस द वेट ऑफ सिलेंडर, यस और नो, कह सकते हैं हम। ठीक है। मैंने कहा लेट सपोज इस बार मैंने क्या किया, हाथी को बिठा दिया यहाँ पे। क्या किया बेटा, मैंने इस बार यहाँ पर एलिफेंट बिठाया, ऐसे एलिफेंट बिठा दिया। ठीक है, ठीक है, एलिफेंट को मैंने बिठा दिया, डायग्राम पर नहीं जाना है। ठीक है। और यहाँ मैंने क्या किया, सिलेंडर रखना शुरू किया। एक सिलेंडर रखा, इक्वल नहीं हुआ। दो सिलेंडर रखे, नहीं हुआ। 50 सिलेंडर रखे, नहीं हुआ। मैंने 1500 सिलेंडर रखे, तब जाके ये दोनों क्या हो गए, बराबर। तो कितने सिलेंडर यूज किए बेटा, मैंने 1500 सिलेंडर मैंने यूज कर। क्लियर है। तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ, वेट ऑफ एलिफेंट is equal to 15 times the weight of slender। क्या मैं ये कह सकती हूँ, कह सकते हैं हम। ठीक है। अब ये जब इतना बड़ा लिख रहे थे हम, तो फिर हमने क्या किया, इसको एक क्वांटिटी मान लिया। इसको क्या मान लिया, मैंने एक क्वांटिटी मान लिया। तो ये मैंने अपने आप से कंसिडर किया, तो मैं कुछ भी कंसिडर कर सकती थी, 1 कंसिडर कर सकती थी, मैं 2 कंसिडर कर सकती थी, मैं 3 कंसिडर कर सकती थी। बट मैंने कितना माना बेटा, एक ही माना। क्यों माना, अगर मैं इसको 2 कंसिडर करती तो 2 इंटू 2 कितने हो जाते, 4 हो जाते। क्या मैंने 4 सिलेंडर यूज किए इनिशियली, नहीं, मैंने तो सिलेंडर 2 ही यूज किए। तो क्योंकि मेरी प्रिंसिपल क्वांटिटी चेंज ना हो, इसीलिए जब भी हम रेफरेंस को कुछ भी मानते हैं तो वो उसे हमेशा यूनिफाइड मेथड के अकॉर्डिंग हमेशा कितना सेट करते हैं, एक ही सेट करते हैं। ये हम कहते हैं कि जब भी आज के बाद हम रेफरेंस मानेंगे तो यूनिफाइड मेथड के अकॉर्डिंग हम उसे कितना सेट करेंगे, एक ही सेट करेंगे, ताकि मेरे पास में जो प्रिंसिपल क्वांटिटी है वो कभी भी चेंज ना हो। क्लियर है इतनी सी बात।
आइए, तो मैंने कहा इसे कितना मान लिया बेटा मैंने 1 kg, कितना माना मैंने 1 kg। तो क्या ये 2 kg हो गया? बिल्कुल हो गया। क्या ये 1500 kg हो गया? बिल्कुल हो गया, है ना। ऐसे ही मैंने एटम का रेफरेंस सेट कर लिया। क्या यही रेफरेंस एटम के लिए काम आ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, केजी में है, और एटम का वेट कितना है बेटा, 10⁻⁻24 के टर्म्स में आएगा। तो मैंने कहा ये क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इस वजह से आप इसको रेफरेंस नहीं मान सकते। तो एटम को क्या मानना पड़ेगा आपको? एटम को एटॉमिक लेवल का रेफरेंस ही आपको सेट करना पड़ेगा। तो क्या रेफरेंस सेट किया हमने? तो हमने लिया कार्बन। क्या लिया बेटा हमने? कार्बन। ठीक है, तो रेफरेंस क्या लिया? रेफरेंस फॉर एटम हमने क्या सेट किया बेटा? कार्बन। कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं बेटा? 3 आइसोटोप, C12, C13, C14। ठीक है, C12 का नेचुरल अबेंडेंस होता है 98.9%, ये अप्रोक्स होता है 1.1%, और ये तो 0.0001 होता है, बहुत कम होता है। तो नेचर में सबसे ज्यादा अबेंडेंट कौन है बेटा? कार्बन है। तो इसलिए मैंने किसको रेफरेंस माना? कार्बन के भी C12 वाले आइसोटोप को मैंने रेफरेंस माना। अब ये जो आइसोटोप है, इस आइसोटोप की अगर मैं बात करूं, तो इसका एक एटम मैंने उठाया। आपको पता है एटम कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल होता है। अगर एटम स्फेरिकल है, तो इस एटम के मैंने कितने टुकड़े कर दिए रेफरेंस मानने के लिए? 12 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े किए बेटा? 12 पार्ट्स कर दिए। इसके मैंने कुछ इस तरीके से 12 पार्ट्स कर दिए। कुछ इस तरीके से मैंने क्या कर दिया? इसका 12 पार्ट्स कर दिए। इसका ये एक पार्ट जो है वो मेरा क्या था बेटा? रेफरेंस। ये मेरा क्या था? रेफरेंस था। तो मैंने कहा रेफरेंस क्या हुआ मेरा? रेफरेंस हो गया 1/12 मास ऑफ कार्बन C12। क्लियर है? मैंने कहा अगर ये एक एटम का, कार्बन का जो C12 है, इसके एक एटम का मास मान लो 10 ग्राम होता, तो रेफरेंस का वेट कितना होता बेटा? 10/12। अगर ये 100 ग्राम होता पूरे का वेट, तो 100/12 मेरा रेफरेंस हो जाता। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, अब हमने कहा कि अगर हम बात करें यहाँ पर, रेफरेंस मैंने सेट कर लिया। रेफरेंस सेट करने के बाद में मैंने कहा सबसे पहले अब हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे क्या? एटॉमिक वेट्स को। तो मैंने कहा एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर रही हूं मैं सबसे पहले। एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट के लिए ऐसे कितने पार्ट्स चाहिए थे मुझे? 16 पार्ट्स के इक्वल आया। कितने पार्ट्स के इक्वल आया बेटा? ऑक्सीजन 16 पार्ट्स के इक्वल आया। तो मैंने लिख लिया 16 टाइम्स द 1/12 मास ऑफ कार्बन C12। क्लियर है? मैंने कहा ऐसे ही मुझे निकालना था क्या? एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। तो ऐसे कितने पार्ट्स चाहिए थे बेटा मुझे? 23, 1/12 के मास ऑफ C12। ठीक है, मैंने कहा एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम है, कितना हो गया बेटा? 40 पार्ट्स चाहिए थे मुझे किसके? 1/12 मास ऑफ कार्बन C12 के। ठीक है, अब ये इतना बड़ा लिख रहे थे हम हर बार, तो साइंटिस्ट ने क्या किया? इसी को शॉर्ट कर कर लिख लिया कि ये आज के बाद क्या होगा? 1 AMU। एंड व्हाट इज AMU? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है? तो मैंने कहा क्या ये 1 AMU है, तो ये 16 AMU के इक्वल हो गया। तो ये कितना हो गया बेटा? 16 AMU। ये कितना हो गया बेटा? 23 AMU। ये कितना हो गया बेटा? 40 AMU। क्लियर है इतनी सी बात? चले आगे। अब मैंने कहा कि जैसे ही हम आगे बढ़े, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ, वैसे वैसे ही एक मशीन लॉन्च हुई मार्केट में जिसका नाम था स्पेक्ट्रोमीटर। क्या नाम था बेटा? स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो मैंने कहा स्पेक्ट्रोमीटर का काम क्या था? स्पेक्ट्रोमीटर आया और स्पेक्ट्रोमीटर ने क्या किया?
स्पेक्ट्रोमीटर आया। स्पेक्ट्रोमीटर ने क्या किया, स्पेक्ट्रोमीटर ने मास कैलकुलेट कर दे दिया। स्पेक्ट्रोमीटर का क्या काम था बेटा, स्पेक्ट्रोमीटर का काम था वो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी एटॉमिक लेवल तक के पार्टिकल का वो क्या कैलकुलेट कर देता था, मास कैलकुलेट कर आपको देता था। मास कैलकुलेट कर अगर आपको दे रहा है तो वो मास हमेशा किस में कैलकुलेट करके देता था बेटा, ग्राम्स में कैलकुलेट कर देता था। किस में कैलकुलेट करके देता था, ग्राम्स में। ठीक है, तो इसने क्या किया, कार्बन C12 का मास कैलकुलेट कर दिया किसमें बेटा, ग्राम्स में। किसमें कैलकुलेट कर दिया इसने, ग्राम्स में। तो क्या हुआ, अगर मैं बात करूं मास ऑफ कार्बन C12 तो कितना आया बेटा, ये 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स इसने वेट बताया किसका, C12 का। दिमाग में कुछ आ रहा है? मैंने कहा कि अगर ये ग्राम्स में मुझे पता चल गया तो क्या मैं रेफरेंस की वैल्यू यहाँ पर ये मास रख के क्या मैं रेफरेंस की पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने कहा रेफरेंस क्या आया बेटा मेरे पास, रेफरेंस क्या था, रेफरेंस था मेरे पास 1/12 मास ऑफ कार्बन C12। मास रख, और यही किसके इक्वल था बेटा, 1 AMU के इक्वल। तो मैंने कहा यहाँ पर वैल्यू रख दी 1/12 मास ऑफ कार्बन C12 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। कुछ नहीं करना आपको, सारी वैल्यूज कैलकुलेटेड है हमारे पास। ठीक है, बस आपको दिमाग में वैल्यू फिट करनी है। तो मैंने कहा ये कैलकुलेट कर कितना आता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स आता है। तो मैंने कहा क्या रेफरेंस की वैल्यू आ गई, और यही वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, 1 AMU के इक्वल। तो मैंने कहा अभी तक का जो कंक्लूजन आया है मेरे पास वो ये आया है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो रेफरेंस किसके इक्वल आया बेटा मेरा, बोलते जाओ, रेफरेंस किसके इक्वल आया बेटा, 1/12 मास ऑफ कार्बन C12। ठीक है, और यही किसके इक्वल आया बेटा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। और यही किसके इक्वल था बेटा, 1 AMU के इक्वल। यही किसके इक्वल था, 1 AMU के इक्वल। क्लियर है इतनी सी बात, ये बात सबको क्लियर है? क्या हम एटॉमिक वेट को जो हमने अभी तक AMU में निकाला, क्या उसको हम ग्राम्स में कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब ग्राम्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। करें अब, आइए। मैंने कहा कि आपके पास है एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, कितना आया था बेटा, 16 AMU। यही आया था 16 AMU। एक AMU की वैल्यू कितनी है, इतनी। तो 16 AMU की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, मैंने कहा एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम बेटा कितना आया था, 23 AMU। एक AMU की वैल्यू ये है तो 23 की कितनी होगी बेटा, 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, मैंने कहा एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम की अगर बात करें कितना आया था बेटा, 40 AMU। कितना आ गया, 40 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। क्लियर है इतनी सी बात, ये बात क्लियर है सबको? आइए कंक्लूड करें। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने सिर्फ दो मासेस पढ़े हैं, एक एटॉमिक वेट इन AMU, एक पढ़ा मैंने एटॉमिक वेट इन ग्राम्स। ठीक है, आइए कंक्लूजन। ठीक है, ऑक्सीजन है मेरे पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट इन ग्राम्स, पहले AMU में लिख लेते हैं ना, क्योंकि हमने पहले AMU पढ़ा। इन AMU कितना आया बेटा, AMU के अंदर 16 AMU आया। कितना आया बेटा, 16 AMU। ग्राम्स में कितना आ गया बेटा, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट इन ग्राम्स कितना आया बेटा, 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। क्लियर इतनी सी बात, ये बात क्लियर है? चले आगे।
थर्ड वेट है विच इज रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या है बेटा? रिलेटिव एटॉमिक मास। आइए हेडिंग लिख लीजिए। थर्ड वेट है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? RAM, राम लिखते हैं। ठीक है, आइए मैंने कहा ये क्या है, नाम से पता चल रहा है बेटा रिलेटिव है, तो किसी ना किसी के रिलेटिव होगा, है ना। आइए तो किसके रिलेटिव है? जैसे मान लीजिए मेरा वेट है बेटा 80 केजी और आपका वेट है बेटा कितना? 40 केजी। मैंने कहा आपका वेट मेरे वेट की कंपैरिजन में क्या है बेटा? हाफ है, और मेरा वेट आपकी वेट की कंपैरिजन में क्या है? डबल है ना। तो हमने क्या किया, एक दूसरे के रिलेटिव इस चीज को निकाल। तो मैंने कहा सबसे पहले लेट सपोज एग्जांपल है, मास ऑफ ए कितना बेटा? 40 केजी। मास ऑफ बी कितना बेटा? 80 केजी। मैंने कहा मास ऑफ ए रिलेटिव टू मास ऑफ बी कितना आएगा बेटा? एम ए डिवाइडेड बाय एम बी। एम ए कितना है बेटा? 40 केजी। एम बी कितना है बेटा? 80 केजी। केजी से केजी कट, 40 से 80 भी कट, कितना आ गया बेटा? हाफ। मतलब मास ऑफ ए इज हाफ रिलेटिव टू द मास ऑफ बी। क्या यही मतलब है इसका? बिल्कुल। तो मैंने कहा सेम ऐसे ही एटम के टर्म्स में भी आपको निकालना है। तो क्या करेंगे आप एटम के टर्म्स में निकालने के लिए? तो आपको यहां पर मैंने किसी मेरे रिलेटिव निकाला, वहां आपको रेफरेंस के रिलेटिव निकालना है। क्लियर है? तो मैंने कहा सबसे पहले आपके पास में है बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर हम बात करें तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हो गया? एटॉमिक वेट ऑफ एटम डिवाइडेड बाय रेफरेंस। जो यूनिट ऊपर लोगे वही यूनिट आपको कहां लेनी है? नीचे। ये आ गया आपका फॉर्मूला। चलिए आगे, आइए निकालते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा बेटा? एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन रेफरेंस। रेफरेंस कितना था बेटा? 1 AMU, या फिर लिख लेते हैं हम 1/12 मास ऑफ कार्बन C12। मैंने कहा ये कितना आया था बेटा? 16 AMU। रेफरेंस की वैल्यू कितनी आई थी? 1 AMU। AMU से AMU क्या हो गया बेटा? कैंसल। कितना आ गया बेटा आंसर? 16। क्या कोई यूनिट आई है? नहीं। तो कैसी क्वांटिटी है बेटा? यूनिटलेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा? यूनिटलेस क्वांटिटी। क्लियर है इतनी सी बात? चले आगे, आइए मैंने कहा कि अगर आपके पास में रिलेटिव एटॉमिक मास आपको निकालना है सोडियम का, तो आप कैसे निकालेंगे बेटा? 23 AMU एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय रेफरेंस कितना? 1 AMU। AMU से AMU कैंसल, कितना आ गया बेटा? 23 ओनली। ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास अगर आपको कैल्शियम का निकालना है, कैसे निकालेंगे? 40 AMU डिवाइडेड बाय 1 AMU। AMU से AMU कैंसल, कितना आ गया बेटा? 40 ओनली। क्लियर है इतनी सी बात? ये था आपका थर्ड मास। ठीक है, आइए कंक्लूड करें एक बार फिर से। आइएगा, मैंने कहा कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन के अंदर मैंने कह दिया ये ऑक्सीजन है बेटा। ऑक्सीजन का सबसे पहले मैंने क्या देखा था? एटॉमिक वेट इन AMU। कितना आया था बेटा? 16 AMU आया। ठीक है, फिर मैंने देखा एटॉमिक वेट इन ग्राम्स। कितना आया था बेटा? 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब खुद से लिखने की कोशिश करनी है, आपने इतने एग्जांपल्स कर लिए। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आया था बेटा? ओनली 16। क्लियर है? चले आगे, चले। फोर्थ है आपके पास में मॉलिक्यूलर वेट। क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर वेट। हेडिंग लिख लीजिए, फोर्थ मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या होता है बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट? मॉलिक्यूलर वेट होता है वेट ऑफ वन सिंगल मॉलिक्यूल। क्या होता है बेटा? वन सिंगल मॉलिक्यूल का वेट इज मॉलिक्यूलर वेट। तो मैंने कहा क्या होगा?
वेट ऑफ वन सिंगल मॉलिक्यूल। क्लियर है? जैसे मान लो मेरे पास में, लेट सपोज आपके पास में एक एटम है और उसने दूसरे एटम से क्या करा है, बॉन्ड बना लिया और एक मॉलिक्यूल बना दिया। जैसे H2 है, H2 क्या है बेटा, मॉलिक्यूल। तो H2 के अंदर आपके पास में क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन का वेट आएगा। जब आप कैलकुलेट करोगे उसका वेट, तो दोनों हाइड्रोजन के वेट को आपको ऐड करना है। तो अल्टीमेटली क्या करना है मॉलिक्यूलर वेट में, जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया है उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उन सब एटम्स के वेट को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आपका क्या निकल जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास में एग्जांपल है बेटा, वेरी सिंपल एग्जांपल, पानी। तो मैंने कहा हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1 AMU। कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऑक्सीजन का वेट कितना होता है बेटा, 16 AMU। कितना ऑक्सीजन है बेटा, 1 मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, ठीक है। कितना आ गया, 2 × 1 2 AMU प्लस 16 AMU, कितना आ गया बेटा, 18 AMU। क्लियर है इतनी सी बात। मैंने कहा लेट सपोज एग्जांपल है बेटा आपके पास CO2। मैंने कहा कार्बन का वेट 12 AMU। कितने कार्बन, एक से मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन का वेट 16 AMU। कितने हैं, दो से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा बेटा, 32 + 12 कितने हो गए, 44 AMU। क्लियर है? फिर साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने ये कहा कि ये मॉलिक्यूल है, लेकिन यूनिट आप किसकी लिख रहे हो बेटा, एटम की। AMU को अगर आप एक्सपैंड करो तो क्या है, ये एटॉमिक मास यूनिट है। तो मैंने कहा, तो साइंटिस्ट ने कहा कि जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है आपके पास में बेटा, उस मॉलिक्यूल की यूनिट एटम की नहीं हो सकती, ये एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इस यूनिट को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और अगर इस यूनिट को हम चेंज करते हैं, तो इस यूनिट को चेंज कर कर उन्होंने क्या कहा कि इसी को आज के बाद हम क्या लिखेंगे, U, विच इज यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास। क्लियर है इतनी सी बात। तो मैंने कहा कि यहाँ पर कितना आ गया बेटा, 18U, ये भी कितना आ गया, 44U। तो आजकल आपको पता होगा, अगर आपने कुछ एग्जाम्स दिए होंगे तो आज तक भी हमें जो वेट लिखे हुए मिलते हैं वो किसमें मिलते हैं बेटा, यूनिफाइड मास के अंदर मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, यूनिफाइड मास में मिलते हैं। क्लियर है? आइए कंक्लूड करें अब, कंक्लूड करें। आइए सबसे पहले रेफरेंस को कंक्लूड करते हैं। और रेफरेंस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले रेफरेंस क्या था बेटा, रेफरेंस था 1/12 मास ऑफ कार्बन C12। यही क्या था बेटा, 1 AMU था। ठीक है, अब AMU ही क्या हो चुका है, 1U हो चुका है। और AMU ही किसके इक्वल था, 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स के इक्वल। ये सारा कंक्लूजन हमारा रेफरेंस का। और वेट का कंक्लूजन निकाले तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं तो क्या हम इस वेट को भी ग्राम्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। जब मुझे 1U की वैल्यू पता है तो 1U में इतना होता है, तो 18U में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो फिफ्थ वेट है आपके पास, विच इज, फिफ्थ वेट है बेटा मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स। क्या है, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स। तो कैसे करेंगे हम कैलकुलेट, मान लीजिए आपके पास में एग्जांपल है वाटर का ही। तो वाटर का कितना आया था बेटा, 18U आया था। अब AMU नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, U। 18U, 1U में इतना है तो 18 में कितना हो जाएगा, 18 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। मैंने कहा आपके पास एग्जाम्पल है बेटा CO2। कितना आया था बेटा, 44U। कितना हो जाएगा, 18 इंटू, सॉरी, कितना हो जाएगा बेटा, 44 इंटू 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। लेट सपोज आपके पास में एग्जाम्पल है बेटा, लेट सपोज आपके पास में एग्जाम्पल है अमोनिया। नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा वेट, 14U प्लस 3U, कितना हो गया बेटा,
17u कितना आ जाएगा, 17 इंटू 1.66 इंटू 10 माइनस 24 ग्राम्स आ जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात। चले आगे। तो मैंने कहा क्या मॉलिक्यूल का वेट भी आप ग्राम्स में निकाल सकते हो, बिल्कुल क्या कर सकते हो आप, ग्राम्स में निकाल सकते हो। क्लियर है इतनी सी बात। चले, जैसे आपने वहां पर वेट कैलकुलेट किया था एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास, वैसे ही इस बार आप किसका रिलेटिव निकालेंगे बेटा, मॉलिक्यूल का रिलेटिव निकालेंगे। जैसे वहां पर रिलेटिव निकालने के लिए आपने रेफरेंस से डिवाइड किया, वैसे ही यहाँ पर रिलेटिव निकालने के लिए आप किससे डिवाइड कर देंगे, रेफरेंस से ही डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे बेटा, यहाँ पर भी रेफरेंस से ही डिवाइड आप करेंगे। क्लियर है इतनी सी बात। चलें आगे, आइए देखिए, हेडिंग लिख लीजिए, 6th है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्या है बेटा, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, RMM। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं सबसे पहले हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं RMM का, क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय रेफरेंस। और रेफरेंस क्या था, 1/12 मास ऑफ कार्बन C12। क्लियर है। तो निकालें आप पानी के लिए, तो पानी के लिए मैंने निकाल दिया। मैंने कहा कि अगर मैं RMM की बात करूं, RMM ऑफ पानी, तो पानी के लिए मैंने कहा पानी का वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट बेटा 18u। अब रेफरेंस कितना हो गया, 1u, u से u कैंसिल, कितना आ गया बेटा 18। क्या कोई यूनिट आई है, नहीं, तो आपने कह दिया ये भी कैसी क्वांटिटी है बेटा, यूनिटलेस क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा, यूनिटलेस क्वांटिटी। क्लियर है। आइए, मान लीजिए मुझे निकालना है RMM ऑफ CO2। कितना आया था मॉलिक्यूलर वेट CO2 का बेटा, 44u डिवाइडेड बाय रेफरेंस 1u, u से u कैंसिल, कितना आया था बेटा 44। ये भी क्या था, यूनिटलेस क्वांटिटी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, RMM निकालना है मुझे, लेट सपोज अमोनिया का कितना आया था बेटा, 17u, कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1u, u से u कैंसिल, कितना आ गया बेटा 17। क्लियर है इतनी सी बात। चलें आगे, पक्का। अभी तक आपने देखा एटॉमिक वेट इन एएमयू, एटॉमिक वेट इन ग्राम्स, रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर वेट इन एएमयू, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स। 5 मासेस आप देख चुके हैं। कंक्लूड कर दे जरा। तो देखो, ये है एटम, लेट सपोज ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला था बेटा, एटॉमिक वेट इन एएमयू। कितना आया था बेटा, ये 16 एएमयू या फिर 16u। ठीक है, एटॉमिक वेट इन ग्राम्स कितना आया बेटा, 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। थर्ड आपने देखा रिलेटिव एटॉमिक मास राम, कितना आया बेटा, ओनली 16। ठीक है, फिर है आपके पास मॉलिक्यूल, पानी हम हर दिन पीते हैं, अभी तो गर्मी भी है तो 3-4 लीटर पीते हैं, तो अब पानी का ही एग्जाम्पल भी ले लेंगे। क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर वेट इन यू, कितना आया था बेटा 18u। फिर आपने कह दिया मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स, कितना आया बेटा 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। थर्ड आया आपके पास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, कितना आया था बेटा, ओनली 18, नो यूनिट। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। वन लास्ट मास है आपके पास विच इज मोलर मास। क्या है बेटा, मोलर मास। 6th हेडिंग डाल लीजिए, मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास की बात करें, इसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आप इतने बड़े हो चुके हैं, मार्केट तो सब लोग गए होंगे, है ना।
ऐसा कोई नहीं होगा जो आज तक मार्केट नहीं गया है। मार्केट से सबने बनाना भी खरीदे होंगे, है ना। तो बनाना जब आप खरीदते हैं तो आप क्या बोलते हैं, शॉपकीपर को जाकर क्या बोलते हैं कि कितने बनाना चाहिए आपको, आप क्या बोलते हैं कि 1 डजन बनाना दे दो भैया, या फिर आप बोलते हैं 2 डजन बनाना दे दो, या फिर आप बोलते हैं हाफ डजन बनाना दे दो, है ना, ऐसा ही कुछ बोलते हैं आप। तो आपको ये भी पता होगा कि 1 डजन बनाना में कितने बनाना आते हैं बेटा, 12 बनाना आते हैं। कितने आते हैं, 12 बनाना आते हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 1 डजन इज इक्वल्स टू क्या होता है, 12 बनाना। क्या होता है बेटा, 12 बनाना। तो मैंने कहा अगर 2 डजन की बात करेंगे तो 2 डजन क्या हो जाएगा, 24 बनाना। ठीक है। मैंने कहा लेट सपोज आपको बोल दिया जाए 5 डजन एप्पल है, तो कितने एप्पल है बेटा, 5 × 12 मतलब 60 एप्पल्स है। ठीक है। मैंने कहा एक एप्पल का वेट 10 ग्राम है। क्या है बेटा, एक एप्पल का वेट है, एक एप्पल का वेट है लेट सपोज 10 ग्राम। तो मैंने कहा 1 डजन का कितना हो जाएगा, 1 डजन एप्पल का वेट कितना होगा। तो 1 डजन एप्पल में कितने एप्पल है बेटा, 12 एप्पल है। तो मैंने कहा एक एप्पल का 10 ग्राम है, तो 12 एप्पल का कितना होगा, 12 × 10 कितना, 120। कितना, 120 ग्राम्स। हाँ या ना, इतनी तो सिंपल मैथ सबको आती है। इतना तो मैं कंसिडर कर कर चल रही हूँ कि इतना सिंपल मैथ तो आपको आता है, क्योंकि आप मार्केट भी गए हैं और इतनी सिंपल चीजें, ये डेली लाइफ की चीजें ये आती है आपको। ठीक है। बस ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको मोलर मास निकालना है। ठीक है। जैसे 1 डजन में 12 एप्पल आते हैं, वैसे ही 1 मोल एप्पल में कितने एप्पल आएंगे। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 1 मोल एप्पल्स में कितने एप्पल आएंगे बेटा, 1 मोल एप्पल में कितने एप्पल आएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। मतलब कितने जीरो लगाते जाना है आपको, इसके आगे 23 जीरो लगाना है। ठीक है। और 0.3 इधर शिफ्ट कर देना है। क्लियर, यही तो हुआ इसका मतलब। तो मैंने कहा कितने एप्पल आएंगे बेटा, इतने एप्पल्स आएंगे, है ना। मैंने कहा एक एप्पल का वेट 1 ग्राम है, तो इतने एप्पल का कितना होगा, 1 × दिस। मैंने कहा एक एप्पल का वेट 10 ग्राम है, तो इतने एप्पल का कितना होगा बेटा, 10 × इतना। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं एक एप्पल की, तो एक एप्पल का वेट है बेटा 10 ग्राम, तो 1 मोल एप्पल का वेट कितना हो जाएगा, तो 1 मोल एप्पल का वेट हो गया 10 × 6.023 × 10⁻23 ग्राम्स। इतना समझ में आता है, रिपीट कर रही हूँ इसको, देखो। मैंने कहा 1 डजन में कितने बनाना बेटा, 12 बनाना। मैंने कहा 2 डजन में कितने होंगे, डबल हो जाएंगे, 24 बनाना। 5 डजन में कितने हो जाएंगे, 5 टाइम्स हो जाएंगे। एक एप्पल का वेट अगर 10 ग्राम है, तो 1 डजन एप्पल का कितना होगा। तो मैंने कहा 1 डजन में 12 एप्पल आते हैं, जिसमें से एक एप्पल का 10 ग्राम है, तो 12 एप्पल का हो गया 120 ग्राम। मैंने कहा एक मोल, वैसे ही 1 मोल के अंदर कितने एप्पल्स होंगे बेटा, 1 मोल में एप्पल्स होंगे आपके पास में 6.023 इंटू 10⁻23 एप्पल्स। मैंने कहा एक एप्पल का वेट है 10 ग्राम, तो 1 मोल एप्पल में इतने एप्पल्स है, तो इतने एप्पल का कितना हो जाएगा, इंटू 10 कर दो, बस सिंपल है ना। आइए अब चलते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये जो क्वांटिटी है इसे ही आप क्या कहते हो बेटा, एवोगैड्रो नंबर। इसी क्वांटिटी का नाम क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। इसी को आप किससे लिखते हो बेटा, एन ए से। किससे लिखते हो बेटा, एन ए से। ध्यान रहे ये ए कैपिटल होता है और सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है ना, ऐसे नहीं लिखना है बिल्कुल, ये ए स्मॉल नहीं लिखना है। सोडियम हो गया ये, ठीक है। तो ए क्या होता है बेटा, कैपिटल होता है। चले आगे, आइए। तो अब मुझे मोलर मास निकालने के लिए क्या करना है, मोलर मास क्या होगा, मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल स्पीशीज 1 मोल पार्टिकल। ठीक है। तो मोलर मास क्या हो गया, इज द मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल, 1 मोल मॉलिक्यूल, जो भी होगा, या फिर 1 मोल कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात। आइए,
तो मैंने कहा लेट सपोज एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट सपोज आपके पास एटॉमिक वेट है ऑक्सीजन का, ठीक है, कितना होता है बेटा, ग्राम्स में 16 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। मैंने कहा एक मोल का कितना हो जाएगा, एक मोल का वेट, एक मोल ऑक्सीजन का वेट कितना होगा, तो एक मोल ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन है बेटा, Na ऑक्सीजन है। तो मैंने कहा एक का इतना है तो Na का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो दोनों क्वांटिटी को, 16 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। आपको नहीं कैलकुलेट करना, ये बिल्कुल भी आपको कभी कैलकुलेट नहीं करना, सब कैलकुलेट किया हुआ रखा है। ये पूरा कैलकुलेट होकर ही कितना आता है बेटा, ये पूरा कैलकुलेट होकर आता है आपका 1.02, जिसे ही हम कंसिडर करते हैं 1 के इक्वल। तो कितना आ गया, ये 16 ग्राम्स पर मोल है, तो आपने लिख लिया एक मोल का है तो ग्राम पर मोल। क्लियर है इतनी सी बात। आइए देखो, मैंने कहा लेट सपोज एग्जांपल है बेटा, मोलर मास ऑफ वाटर आपको निकालना है, ठीक है। तो मैंने कहा एक वाटर मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, तो मैंने कहा क्या बोलोगे उसको आप, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पानी इन ग्राम्स कितना आएगा बेटा, 18 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स आएगा, ठीक है। आपने कहा एक मोल पानी में कितने पानी होंगे बेटा, एक मोल पानी में होंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पानी होंगे, है ना, 23 मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के। तो इतने का वेट निकालना है आपको, तो एक का इतना है तो इतने का कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में आ गया मोलर मास ऑफ पानी, कितना आया बेटा, 18 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। ये सारा मामला एक होता है तो कितना आ गया, 18 ग्राम पर मोल। क्लियर है इतनी सी बात, कर लोगे, पक्का कर लोगे। चले आगे, आइए अब कंक्लूड करते हैं, ठीक है। आइए कंक्लूड करते हैं, ठीक है, कंक्लूजन। कंक्लूजन आ जाओ, पहले लिखेंगे हम एटम के लिए, ऑक्सीजन लिया मैंने, ऑक्सीजन के लिए सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया बेटा एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, कितना, 16 AMU या फिर 16 U, ठीक है। फिर मैंने इसी को किसमें निकाला था बेटा, एटॉमिक वेट इन ग्राम्स निकाला, कितना बेटा, 16 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम्स। तीसरा मैंने क्या निकाला था बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास, कितना, 16। और चौथा मैंने क्या निकाला बेटा, चौथा निकाला मैंने मोलर मास, कितना आया था, 16 ग्राम पर मोल, ठीक है। आइए दूसरा है मेरे पास में मॉलिक्यूल का कंक्लूजन। मॉलिक्यूल मैंने ले लिया पानी का, ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या निकाला, मॉलिक्यूलर वेट इन यू, कितना आया था बेटा, 18 U आया था, कितना आया था, 18 U आया था, है ना। आइए सेकंड निकाला आपने, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स में, कितना आया था बेटा, 18 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम्स। फिर आपने निकाला रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, कितना आया था बेटा, 18 आया था ओनली। फिर आपने निकाला मोलर मास, कितना आया बेटा, 18 ग्राम पर मोल। क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट मासेस, ठीक है।
कितने टाइप के मास होंगे, कितने टाइप के मास होते हैं, वो सारी चीजें आज हमने डिटेलिंग करी है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देकर जा रही हूँ जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आपको उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। आइए आइए बात करते हैं। आपको क्या करना है, आपको निकालना है मॉलिक्यूलर वेट इन यू इन ग्राम्स, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास निकालना है आपको। किसके लिए निकालना है बेटा? आजकल जो आप बहुत ज्यादा पी रहे हैं धूप से आके, ग्लूकोज, इसके लिए आपको निकालना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला अभी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था मैंने। क्या फॉर्मूला होता है, फिर से लिख रही हूँ, केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, आपका क्या आंसर आता है, ये आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे मान लो मेरे पास में 24 बनाना है तो मुझे पता होना चाहिए कितने डजन है। कितने डजन है बेटा? 2 डजन है ना। तो वैसे ही मुझे मोल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में? नंबर ऑफ मोल्स। क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, 3 सिंपल फॉर्मूले होंगे, लेकिन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इतने ज्यादा होते हैं इसमें, तो हर एक टाइप का क्वेश्चन हम सीखेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ये सारी चीजें हम वहां पर सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फॉलो फॉर मोर।